बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 6th लेक्चर जो है, छठा लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लेजर। आज भी लेजर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसमें भी मैंने लेजर बनाना सिखाया था जर्नल से, और साथ में हमने सीखा था कि लेजर को टैली कैसे करेंगे, लेजर्स को टैली कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी हमने सीखा था। लेजर की आप आज एक फर्दर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। मैंने कहा था कि 4.2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगा। अगर 4.2 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से आप उसकी तस्वीर निकाल सकते हैं प्रिंट स्क्रीन की मदद से। तो इसकी तस्वीर निकालें और इसी सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जर्नल जब भी पर्चे में बनाएंगे तो जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे, क्योंकि जर्नल से लेजर बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जर्नल ना भी बनाएं, आम ज़िंदगी में आप डायरेक्ट लेजर भी बना सकते हैं जब आपके इंट्रियों पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4.1 है। इसकी पहली इंट्री है स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश। तो भाई क्या हुआ है, कारोबार का मालिक जो है वो कैश लेके आया है और इस कैश को मैं डेबिट करूँगा और क्रेडिट किसको करूँगा, कैपिटल को। तो मैं पहले से ही दो लेजर बनाता हूँ, टी लेजर्स। एक है कैश का और साथ में दूसरा लेजर बनाऊंगा कैपिटल का। ठीक है जी, तो कैश में ये पहले तारीख की एंट्री है, यकम की। इसमें मैं 30,000 रुपीज़ को डेबिट कर देता हूँ। किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। और कैपिटल के लेजर में 30,000 रुपीज़ को मैं क्रेडिट कर दूंगा एक तारीख पे कैश की वजह से। ठीक है, ये मेरी पहली एंट्री की पोस्टिंग मैंने की है। ब्रॉड गुड्स ऑन टाइम फ्रॉम टी लैम्प 700। दूसरी तारीख को भी मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो इस एंट्री में मेरा परचेज़ डेबिट होगा, तो मैं परचेज़ का लेजर बनाता हूँ। ठीक है, और साथ में क्रेडिट मेरा कौन होगा, टी लैम्प, जिससे मैंने टाइम पे गुड्स परचेज़ किए हैं। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे टी लैम्प। अच्छा जी, फर्स्ट तारीख को मेरी एंट्री थी, अब ये दूसरे की है तो 2 तारीख को लिखता हूँ, ये 2 है। साथ में मैं डेबिट करूँगा परचेज़ को। परचेज़ मेरा डेबिट होगा 700 पाउंड से, और क्रेडिट मेरा होगा टी लैम्प 700 पाउंड से 2 तारीख को परचेज़ की वजह से, और ये टी लैम्प की वजह से। 3rd तारीख को पेड रेंट बाय कैश। रेंट मैंने पे किया है, रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो मैं रेंट को पे करूँगा किस तारीख को। रेंट मेरा डेबिट होगा, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, और ये अमाउंट है कोई 1740 रुपये की, 1740। और ये 3rd तारीख को कैश की वजह से। कैश यहाँ से मेरा निकल जाएगा 1740 3rd तारीख को रेंट की वजह से। ठीक है, इसकी पहले एंट्री फर्स्ट तारीख की क्या थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। दूसरे तारीख की परचेजेज है ऑन टाइम, तो परचेज डेबिट, टी लैम्प जो पार्टी है वो क्रेडिट। इसके बाद रेंट पे किया है तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके बाद 4 तारीख को मेरी एंट्री है पेड 25,000 ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। हुआ क्या है, हमने जो ये बिज़नेस की ये 30,000 रुपये थे, इसमें से तकरीबन 25,000 उठाए हैं और बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं। तो बैंक अकाउंट जो है मेरे पास लेजर है नहीं, तो बैंक को मैं डेबिट करूँगा। ये तारीख़ कौन सी है, 4 तारीख को। 4 तारीख को मेरे बैंक में 25,000 रुपये आ जाएंगे। ये 25,000 रुपये किसकी वजह से आ रहे हैं, कैश की वजह से। तो ये यहाँ पर कैश से निकल जाएंगे बैंक के नाम से, और कौन सी तारीख को, 4 तारीख को। इसके बाद 5th को सोल्ड गुड्स ऑन टाइम टू आर स्टिल। आर स्टिल को हमने सेल किए हैं, तो जब भी किसी को टाइम पे सेल करते हैं तो उस पार्टी का लेजर डेबिट करते हैं। आर स्टिल उसका नाम है इस सवाल में, उसको डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे। तो आर स्टिल को जब डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 384 का हमने सेल किया है। किस तारीख को, ये 5th तारीख को किया है। सेल की वजह से ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सेल 384 से क्रेडिट, आर स्टील के नाम की वजह से 5th तारीख को। ओके, 7th, ये 5th को है, हाँ जी 7th तारीख है। इसके बाद बॉट स्टेशनरी 170 पेइंग बाय चेक। स्टेशनरी परचेज़ की है। स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी परचेज़ की है कितने रुपए की, द अमाउंट इज़ 170। 170 रुपये की स्टेशनरी परचेज़ की है 7 तारीख को। तो ये पेमेंट किसके थ्रू हुई है, वो कह रहे हैं बैंक
चेक किया है तो चेक डेफिनेटली उससे मेरा बैंक कम होगा, तो बैंक में यहाँ से मेरे 170 रुपये निकल जाएंगे स्टेशनरी की वजह से 7वीं तारीख को। इसके बाद क्या हुआ, 11 को कैश सेल्स, कुछ चीज़ें सेल की हैं कैश पे, ऑन टाइम नहीं, तो भाई सेल मेरी हो गई है, मेरा कैश मेरे पास आया होगा, तो मैं कैश अकाउंट को 624 से डेबिट कर दूंगा सेल की वजह से। तारीख कौन सी है, ये है 11, और 11 तारीख को मैं यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर दूंगा, सॉरी 624 के, किसकी वजह से, कैश की वजह से। इसके बाद 14 तारीख को गुड रिटर्न बाय आस टू टीलेम, टीलेम से हमने कुछ गुड्स खरीदे थे जिसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिए, तो टीलेम से हमने परचेजेस की थी ना, तो अब मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ, तो परचेज रिटर्न का एक लेजर बनाऊंगा, परचेज रिटर्न, इसमें मैं क्रेडिट करूँगा, और टीलेम से मैंने गुड्स वापस किए हैं तो टीलेम के अकाउंट में उसको डेबिट कर दूँगा। तो अमाउंट मेरी है 14 तारीख को 80 रुपीज़ के, तो 80 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा परचेज़ रिटर्न की वजह से 14 को, और 14 को मैं परचेज़ रिटर्न क्रेडिट कर दूँगा टीलेम की वजह से 80 रुपये के, ठीक है। यहाँ तक ये एंट्री क्लियर। 17 है, इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन टाइम टू आर डेविस, आर डेविस को मैंने कुछ सेल किए हैं, उसको मैं सेल करूँगा, तो वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल मेरा डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 424 सेल की वजह से, और ये तारीख जो है एक्चुअली 17 है। 17 को मैं फर्दर यहाँ पे सेल रिकॉर्ड करूँगा और डेविस 424, ठीक है। इसके बाद पेड फॉर रिपेयर टू द बिल्डिंग बाय कैश 156, भाई बिल्डिंग में कोई रिपेयर किए हैं, रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर टू बिल्डिंग के नाम से मैं अकाउंट बना दूंगा, ये सिंपल रिपेयर का भी बना सकता है, नाम आप खुद चूज़ कर सकते हैं। सो बिल्डिंग रिपेयर के नाम से भी बना सकते हैं। 156 यहाँ पे डेबिट होंगे, किसकी वजह से, कैश पेमेंट की है, तारीख कौन सी है, ये है 20 तारीख को, और 20 तारीख को मेरे कैश से रिपेयर की वजह से कितने रुपए निकल जाएंगे, 156 एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। 22 तारीख को आर स्टिल रिटर्न गुड्स टू अस 62, आर स्टिल को हमने कुछ सेल किए थे यहाँ पे, उसने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, तो जिस तरह परचेज़ के केस में परचेज़ रिटर्न अकाउंट बनता है, तो सेल्स के केस में सेल रिटर्न के नाम से अकाउंट बनेगा। तो सेल रिटर्न का अकाउंट जहाँ पे सेल्स की शक्ल में क्रेडिट होता था, तो सेल्स की शक्ल में डेबिट होगा। तारीख कौन सी है, 22 तारीख को। 22 को आर स्टिल ने हमें कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं, कितने रुपए के हैं, वो है 62 रुपीज़ की, तो 62 यहाँ से इस लेजर में कम हो जाएंगे 22 तारीख को सेल रिटर्न के नाम से, क्योंकि आर स्टिल ने हमें 384 रुपये देने थे, अब कितने देगा, 62 उससे काट के। पे टीलेम बाय चेक 620, भाई हमने क्या किया, टीलेम को हमने पैसे दिए, तो जब भी हम अकाउंट पेएबल को पैसे देते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो लायबिलिटी जब कम हो तो वो डेबिट हो जाती हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 620 से, और बाय चेक तो बैंक क्रेडिट 620 रुपये को हम टीलेम में डेबिट कर देंगे बैंक की वजह से। तारीख कौन सी है, ये है 27, यही 27 तारीख को मेरे बैंक से टीलेम की वजह से पैसे निकल जाएंगे 620, ओके। इसके बाद कैश परचेजेस, हमने फर्दर परचेजेस किए हैं लेकिन कैश पे किए हैं, तो 924 के मैं परचेज कर दूंगा, सॉरी 940 है, 940 के मैं परचेज कर दूंगा, किस तारीख को, ये है 28, और कैश की वजह से कैश के थ्रू किया है, तो मैं कैश में 28 तारीख को यहाँ पे परचेज की वजह से 940 रुपीज़ क्रेडिट कर दूंगा। इसके बाद बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, भाई एक वैन परचेज़ किया है तो वैन का अकाउंट बनाऊंगा, और वैन मैंने ख़रीदा है कितने रुपए पे, 7000, और पेमेंट की है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू की है तो बैंक के थ्रू ही होती है, और तारीख है ये 29, और बैंक से मेरे 7000 मैं निकाल दूंगा 29 तारीख को वैन की वजह से, ओके। इसके बाद पेड मोटर एक्सपेंसेस खर्चा है, इसको मैं डेबिट करूंगा 432 से, कैश पेमेंट की है तो कैश की वजह से, और अमाउंट
सॉरी तारीख क्या है 30। तो कैश अकाउंट में 30 तारीख को मैं मोटर एक्सपेंस की वजह से 432 रुपीज़ को मैं क्रेडिट कर दूंगा। बॉट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज़ किया है तो कंप्यूटर का मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा। कंप्यूटर कितने रुपए का है? ये है 1460 का। और पेमेंट किसके थ्रू की है भाई? ऑन टाइम है, एस्टिम्स। एस्टिम्स को अभी मैंने पैसे देने हैं, अभी पैसे नहीं दिए और तारीख़ है 31। तो जैसे मैंने ये लेजर बनाया तो एस्टिम का भी लेजर बनाऊंगा, क्योंकि एस्टिम भी मेरा पेबल है ना, इसको मैं पैसे दूंगा तो 1460 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे कंप्यूटर की वजह से 31 तारीख को। ये मेरे 4.2 नंबर क्वेश्चन के लेजर्स बन गए। लेजर्स को मैंने आपको टैली करना सिखाया था कि हम ये क्या करते हैं, इस साइड को भी टोटल करते हैं और इस साइड को भी टोटल करते हैं, जो कम हो उसमें उन दोनों का डिफरेंस डाल देते हैं। जब डायरेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो तो जो पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था वो तो आपको तरीका बेसिक सिखाया था ना। हम अमूमन मैं जब खुद लेजर्स बनाता था एज ए स्टूडेंट तो मैं क्या तक करता था, एक लेजर के एक साइड को पकड़ता। लेट से मैं कैश के क्रेडिट इस साइड को पकड़ता हूँ 30,000 प्लस 624, 30,624 माइनस ये बाकी सारे उससे माइनस करता हूँ 1740 माइनस 25,000 माइनस 156 माइनस 940 माइनस 432। इसका प्लस आंसर आया तो इसका मतलब है कि मेरे ये पहला साइड जो था ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका बैलेंस इस साइड पे आएगा 2356। और ये महीने के आखिर में 31 को मैं कैरी डाउन बैलेंस निकालता हूँ, ठीक है इसका। लेकिन इससे आपको टोटल्स का पता नहीं लगेगा। टोटल पिछले में आ रहा था 30,624 यहाँ पे भी और 30,624 इसका भी टोटल, तो दोनों साइड टेली। बैंक का कैरी डाउन बैलेंस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 25,000 माइनस 170 माइनस 620 माइनस 7,000, इसका कैरी डाउन बैलेंस निकला है 17210 31 तारीख को। इस वाले का तो इस साइड पे कुछ है ही नहीं तो इसका सारा कैरी डाउन में 424 आ जाएगा। इसका भी इस साइड पे कुछ है नहीं तो कैरी डाउन में सारा 1460 आ जाएगा। इस लेजर का इस साइड पे 1460 आ जाएगा कैरी डाउन, ठीक है। इस लेजर का कैपिटल का और कोई एंट्री है नहीं तो यहाँ पे 30,000 जो है इस साइड पे आएगी कैरी डाउन। एक्चुअली ये क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। इन दोनों का आर स्टील से पे हमने सेल किए थे 384 रुपये के, जिसमें से उसने रिटर्न कर दिए 62 के, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस 322 का रह गया। अभी उसको मुझे इतने पैसे देने हैं, मुझे देने हैं, ठीक है, वो मेरा डेटर है, अकाउंट रिसीवेबल है। रिपेयर का ख़र्चा है तो 156 इसका क्लोजिंग बैलेंस है, कैरी डाउन में आ जाएगा। अच्छा ये वाला तो टेली है। इसके बाद परचेज़ की, भाई मैंने परचेज़ 700 रुपये के किए थे, उसमें से प्लस करूँगा 940 के कैश के फॉर्म में किए थे, तो टोटल परचेज़ मेरे कितने हो गए 1640। सेल्स मेरी टोटल कितनी हुई है 384 प्लस 624 प्लस 424, 1432 रुपये का मेरा कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। रिटर्न्स मेरे सेल्स रिटर्न्स सारे 62 रुपीज़ के हैं तो वो मैं लिख दूंगा। साथ में मेरा टी लैम्प का जो लेजर था 700 रुपये का, मैंने इस पे 80 उसने रिटर्न किए थे प्लस 620 उसको उसने पेमेंट की थी, ये 700 है। तो इसका क्लोजिंग, ये वाला साइड भी 700 है, ये वाला साइड भी 700 है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, ठीक है। स्टेशनरी 170 की, कैरी डाउन बैलेंस 170 का है। परचेज रिटर्न का 80 का कैरी डाउन बैलेंस है। वैन का कैरी डाउन बैलेंस 7000 का है और मोटर एक्सपेंसेस का कैरी डाउन बैलेंस 432 का है। ये सारे लेजर्स मुकम्मल हुए। ये हमने सीखे थे पिछले लेक्चर में डिटेल में कि भाई लेजर बनाते कैसे थे। ये रफ टी फॉर्म है, आप जब पर्चों में बनाएंगे तो बड़ा नीट डिटेल से बताएंगे। अब ये इसके जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं हम इसको एक नए फॉर्मेट में ज़रा डालते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम लिखूँ, सामने लिख दूँ डेबिट और साथ में लिख दूँ क्रेडिट, कि मत मुझे पता लगे कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। या मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा एक नीट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये जगह बहुत कम है। मैं एक नीट पेज को उठाता हूँ, उसमें लिखता हूँ अकाउंट, ठीक है, साथ में मैं लिखता हूँ डेबिट और लिखता हूँ क्रेडिट।
तो अगर मैं एक सीक्वेंस के मुताबिक चलूँ तो सबसे पहले अकाउंट कौन सा है? कैश। तो मैं लिखता हूँ मेरे पास सबसे पहला अकाउंट है कैश, उसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है? 2356, और ये क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। 2356 मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसके बाद अगला लेजर कौन सा? ये वाला तो हो गया, टिक लगा दूँ। ये वाला बैंक का है। बैंक अकाउंट में मेरे कितने पैसे पड़े हैं? इस साइड पे पड़े हैं तो ये डेबिट बैलेंस है 17210, ठीक है। क्रेडिट साइड पे पड़े हैं तो ये डेबिट बैलेंस है। जब यहाँ पे लिखा हो इसका मतलब है कि जो मेरा डेबिट साइड जो है वो स्ट्रांग है, बड़ा है। आर डेविस, इसका बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है 424। इसके बाद कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का बैलेंस है 1460, डेबिट पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्रेडिट पे साइड के बैलेंसेस हैं। इसके बाद कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस इस साइड पे लिखा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है 30,000। आर स्टील का बैलेंस इस साइड पे लिखा है तो ये डेबिट बैलेंस है 322। इसके बाद रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इसका बैलेंस जो है खर्चा है 150, खर्चा अमूमन डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। एस्टिम, ये है क्रेडिट बैलेंस है 1460। इसके बाद ज़रा इसके बनाने से पहले सीखे, कैश का बैलेंस डेबिट है क्योंकि ये अमूमन कैश बैलेंस कभी नेगेटिव में नहीं जाता। दुनिया में कहीं पे भी कैश का बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि कैश होगा तो खर्चा करोगे, नहीं होगा तो इसका बैलेंस नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। हाँ, अलबत्ता बैंक जा सकता है। इसको सीखे। बैंक नेगेटिव में कब जाएगा? कभी कभार हम बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर मेरे बैंक में बैलेंस ना भी हो तो आप, अगर मेरा चेक आपके पास कोई ले आए और उस मिसाल के तौर पर मेरा बैंक में बैलेंस है 17,000 रुपये और कोई 18,000 रुपये का चेक ले आए तो आप उसको पैसे दे दिया करें। जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए हैं वो मेरे खाते में नेगेटिव में डाल दे, फिर मैं इंशाल्लाह जब भी मेरे पैसे डिपॉजिट करूँगा तो एडजस्ट कर दे। और जितने दिन तक वो आपके मुझ पे कर्ज रहे तो उसका आप मुझसे सूद ले ले, इंटरेस्ट चार्ज कर दे मुझे। इस जो हम एग्रीमेंट बैंक के साथ किया होता है, इसको अमूमन हमारे मार्केट में लोग रनिंग फाइनेंस भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के नाम देते हैं। लेकिन वो जब मिसाल के तौर पर साल के आखिर में अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में गया हो तो फिर डेबिट साइड पे नहीं, इस साइड पे नहीं होगा ना, बैलेंस इस साइड पे होगा ना। इसका मतलब है कि बैंक वालों का आप पे कर्जा चढ़ा है, अगर बैलेंस इस साइड पे आए उसको फिर बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश कभी मनफी में नहीं जाता, क्रेडिट में बैंक जा सकता है अगर आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की हो बैंक ने। अच्छा जी, तो बैंक का बैलेंस में अमूमन डेबिट ही होता है। बड़ी खास कंपनियां छोटी सी है जो मतलब छोटी नहीं मतलब बड़ी कंपनियां हैं जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ लेती हैं और उनको बैंक ओवरड्राफ्ट्स मिलते हैं। ये आर डेविस कौन है भाई? इसको मैंने सेल किया है तो ये मेरा कर्जदार है ना, ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है इसलिए इसका एक, ये मेरा एसेट है ना, तो इसलिए ये डेबिट पे आ रहा है। देखिए इसका बैलेंस डेबिट है, लिख का क्रेडिट साइड पे है। कंप्यूटर मेरा एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है तो लिख का क्रेडिट साइड पे है लेकिन है बैलेंस डेबिट। कैपिटल मेरा मालिक का कारोबार पे एक तरह का कर्जा है ना, मालिक ने कारोबार को पैसे दिए तो वो मेरा कैपिटल, मेरा लाइबिलिटी नेचर की चीज़ होती है लेकिन लाइबिलिटी है नहीं, इसको हम कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। वो क्रेडिट होता है तो क्या उसका क्रेडिट बैलेंस है और लिख का डेबिट साइड पे है। आर स्टील मेरा, इस पर भी मैंने सेल किया है तो इसका बैलेंस भी देखें, मेरा एसेट है तो डेबिट आ रहा है, डेबिट बैलेंस है। रिपेयर जो है मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस होता है, देखें लिख का क्रेडिट साइड पे है लेकिन बैलेंस डेबिट है। एस्टिम लिख का, देखिए ये मेरी लाइबिलिटी है, इससे मैंने कंप्यूटर ख़रीदा था, अब मैं इसको पेमेंट करूँगा तो ये मेरी लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट बैलेंस है, लिख का डेबिट साइड पे है, ठीक है। वो आपको यहाँ से भी पता चलता है और इस शीट से भी पता चलता है। ये एक हम समराइज फॉर्म में शीट बना रहे ताकि हमें सिर्फ पता चले कि हमारे अकाउंट्स में बैलेंसेस कितने हैं। तो एस्टिम का बैलेंस मैंने लिख दिया। इसके बाद है भाई परचेजेस हमारी है कोई 1640 रुपये की, ठीक है, डेबिट साइड पे लिखा है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। इसके बाद सेल है मेरी, सेल कितनी है 1432 रुपये की मैंने की है, वो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँगा। सेल्स रिटर्न
उसको मैं डेबिट साइड, इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिखूँगा। इसके बाद जो टी लैम्प का लेजर है, देखें इसको मैं ज़रा फोल्ड कर लूँ ताकि बाकी का क्वेश्चन हम आराम से देख सके। अच्छा जी, टी लैम्प का बैलेंस है, टी लैम्प का बैलेंस मेरे पास है कोई 0। अगर इसको ना भी लिखे तो ठीक है, लेकिन अगर लिख भी ले तो कोई मसला नहीं। स्टेशनरी का बैलेंस है 170। इसके बाद है वैन 7000, परचेज रिटर्न। उसके देखकर क्रेडिट बैलेंस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोटर एक्सपेंस कितना है 432 का। ये बच्चे हमने अपने सारे लेजर्स के जो समराइज्ड फिगर्स हैं उनको हमने सारे को एक पेज पे ला के रख दिया है। इनको हम सम करते हैं, 2356 डेबिट साइड को प्लस 17210 प्लस 424 प्लस 1460 प्लस 322 प्लस 156 1640 62 प्लस 170 प्लस 7000 प्लस 432। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 31232 डेबिट साइड का। ज़रा क्रेडिट का भी चेक करते हैं। 30,000 प्लस 1460 प्लस 1432 प्लस 80, इसमें आ रहा है इसका 32972। ये समराइज शीट हम जब भी बनाएंगे और इसके बैलेंस में अगर फ़र्क हो तो इसका मतलब है हमने कहीं पे गलती की है। आपको लग रहा है, देख लें, हमारा जो ये शीट है, ये जो शीट बनाया है, इस शीट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इस समराइज शीट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और इसका बैलेंस अगर टैली ना हो तो इसका मतलब है कि हमने कहीं पे गलती की है, या कैलकुलेशन में गलती की है या पोस्टिंग में गलती की है। ज़रा चेक करते हैं कि हमने गलती कहाँ पे की है। बच्चे गलतियों को ऐसे चेक करते हैं। कैपिटल का बैलेंस है 30,000, इसका अगली एंट्री है 30,000, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद 11 नंबर कैश में 11 तारीख की एंट्री है। गलतियों को ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, कैश में 11 तारीख की एंट्री है सेल में, तो मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा 624। देखिए यहाँ पे भी 624 बैलेंस, इसको क्रॉस चेक कर दिया करो। लेकिन ये चौथे स्केल पे आप कर सकते हैं पर्चों की हद तक, बड़े स्केल में फिर ये गलतियाँ ठीक नहीं होती। इसके लिए फिर सस्पेंस अकाउंट बनता है, वो इंशाल्लाह सस्पेंस अकाउंट के लेजर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, बैंक का 25,000 का लेजर का ये बैंक की एंट्री है भाई। इसको मैं कैश में ज़रा ट्रेस कर दूँ। देखिए बैंक में 25,000 है तो इसका इम्पैक्ट कैश में है, तो मैंने देखे कैश में देखा। इस तरह क्रॉस चेक करते हैं अकाउंट्स में बैलेंसेस को। ये देखें रेंट का फिगर यहाँ पे मैंने चेक किया, टिक 1740, तो रेंट का मैं देखे, रेंट का मैंने लिखा ही नहीं है, 1740 कैरी डाउन, नज़र आ रहा है ना। तो देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे रेंट को स्किप किया था। अगर मैं रेंट लिख दूँ 1740, ठीक है, डेबिट साइड पे आएगा ना। मैं इन दोनों का ज़रा फ़र्क निकालता हूँ। हमारी गलती कितनी थी, 32972 माइनस 31232, 1740 का इन दोनों का फ़र्क भी है। तो देखिए ये ठीक था। इसमें अगर 1740 ऐड कर देंगे तो इसको काट देंगे, 31232 में प्लस 1740 को ऐड कर देंगे तो 32972 ये भी है और 32972 ये साइड भी हो गया। तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें आप अपने लेजर्स की गलतियां निकाल सकते हैं। तो देखें मैंने गलती की थी ना, मैंने रेंट का कैरी डाउन भी नहीं निकाला था, उसको मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट भी नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरी गलती निकली है। तो भाई ट्रायल बैलेंस आज हमने तो एक तो जर्नल की प्रैक्टिस की है कि जर्नल बनाया, लेजर बनाया है। उससे पहले जर्नल बनाना होता है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट जर्नल बनाए बगैर ही लेजर बनाया। एंट्री वर्बली की है ज़ुबान से और फिर वहाँ पे पोस्टिंग की है। उसके बाद मैंने ये जो शीट बनाया है समराइज्ड फॉर्म में, इसको कहते हैं, जिसमें आप सारे अकाउंट्स के नाम लिखते हैं और उनके सामने उनके बैलेंसेस, अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में, अगर क्रेडिट हो तो क्रेडिट में, सारे लिख दें, उनको समअप कर दें तो आपको गलती निकल आ जाएगी। देखे जिस तरह हमारी अभी गलती निकली है और हमने वो ट्रेस कर दी, ठीक है। होपफुली ट्रायल बैलेंस बनाने की आपको समझ आ गई होगी। तो हमने कहा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, जिसमें हम पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बनाते हैं और ट्रायल के बाद एफएस।
ये सी ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। वो कैसे बनेंगी वो इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक जर्नल, ये ट्रायल बैलेंस तक जितनी चीज़ें आपने पढ़ी, मार्केट में यही चलती हैं। यही जर्नल अकाउंटेंट बनाते हैं, यही लेजर्स अकाउंटेंट बनाते हैं और यही ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई भी कंपनी हो उसमें अकाउंटिंग का साइकिल यही चलता है, जर्नल देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। और इसी ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है और हम यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान से लेकर साउथ अफ्रीका, अमेरिका कहीं भी चले जाए, अकाउंटिंग में जर्नल आप इसी तरह बनाएंगे जो हमने बनाया था जर्नल फॉर्मेट में। उसके बाद लेजर्स टी फॉर्मेट में भी बनते हैं, लेकिन रियल टाइम मार्केट में ये लिस्ट फॉर्म में बनते हैं। आज मैं ज़रा अभी ये ट्रायल बैलेंस सिखाने के बाद ज़रा सिखाता हूँ कि अगर मैंने लिस्ट फॉर्म में लेजर बनाना हो तो वो कैसे बनता है। मैं कल के लेक्चर पे जो 4.1 क्वेश्चन का हमने टी अकाउंट बनाया था उसी से मैं ज़रा बनवाता हूँ। एक लेजर बनवाऊंगा, बाकी आप ख़ुद बनाएंगे। ये लिस्ट फॉर्म में जो ट्रिपल कॉलम जर्नल लेजर्स हैं ये पर्चों में नहीं बनाने, ये रियल टाइम मार्केट में बनते हैं। जब आप जॉब करेंगे और आप एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर में आपका लेजर बनेगा तो वो ये ट्रिपल कॉलम बनता है, जो मुख्तलिफ़ किताबों में, फ्रैंकफुट की किताब में लेजर्स में ये ट्रिपल कॉलम लेजर गिवन भी हैं। देखिए बच्चों, ये बाकी लेजर्स को मैं इग्नोर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बैंक के लेजर को पकड़ता हूँ कि अगर इसको, ये देखिए टी फॉर्म में है ना, अगर इसको मैं लिस्ट फॉर्म में या ट्रिपल कॉलम लेजर्स बनाता तो कैसे बनाता। ट्रिपल कॉलम लेजर के टॉप पे भी लेजर अकाउंट का नाम लिखा होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, इस तरह डेट के बाद पर्टिकुलर्स के बाद डेबिट, क्रेडिट और इसके बाद होता है बैलेंस। हमने जो पढ़ा था, डेबिट इस साइड पे थे, क्रेडिट इस साइड पे, नीचे अमाउंट। यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई है, डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया और उसके साथ उसका बैलेंस। यहाँ पे हम साल के आखिर में हमारा बैलेंस निकलता है, लेकिन इसमें हर एंट्री के बाद बैलेंस निकलता है और एंट्रीज जो हैं वो डेट वाइज होती हैं, सारी एक सीक्वेंस में, एक लिस्ट में। अगर मेरा डेट है 2024 अगस्त 1, ये इसी से उठा रहा हूँ, तो पहले तारीख को बेटा कैपिटल अकाउंट की वजह से ये लेजर डेबिट हुआ है 31,000 से। ठीक है, तो इसका बैलेंस उस तारीख को क्या होगा, 31,000। भाई जब ये सारी एंट्रियां नहीं होती, तो अगर सिर्फ ये एक एंट्री होती, सिर्फ 31,000 भी, तो बैलेंस में सिर्फ 31,000 होता ना। एक तारीख को मेरा जो बैलेंस है वो कितना है, वो है 31,000। अगली तारीख को, एक के बाद कौन सी तारीख आती है, 21 तो नहीं आती ना, एक के बाद क्या आएगी, 2 और 3, 2 तो है नहीं, 3 पे एंट्री है, तो 3 तारीख लिखूंगा, उसके सामने लिखूंगा फर्नीचर एंड फिटिंग। उसकी मद में मुझसे 4600 रुपये मेरे अकाउंट से क्रेडिट हुए हैं, तो देखिए मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ। तो इस तरह के लेजर में जो बैलेंस होता है उसके साथ डेबिट चीज़ प्लस होती है और क्रेडिट चीज़ माइनस होती है। इसको समझे, जो एसेट, ये बैंक का बैलेंस लेजर जो है एसेट का है ना, बैंक क्या है, एसेट है। एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स और लॉस, इन चारों के नेचर जो है वो इसी तरह बनते हैं लेजर्स। जो दूसरे हैं वो इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, बैलेंस के साथ प्लस होता है डेबिट और माइनस होता है क्रेडिट। ठीक है, तो इस पहली एंट्री के बाद देखें मेरा बैलेंस कितना है, 31,000, तो उसमें मैं प्लस करूंगा डेबिट तो उसमें कुछ है नहीं ना, 0 है, तो क्रेडिट कितना है 4600। इससे पहले बैलेंस कितना था, 0। अगर इसके अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मैं बताऊं तो वो तो सबसे पहले कारोबार इस तारीख को शुरू हुआ है, तो इससे पहले तो कोई बैलेंस नहीं था ना, 0 था। तो 0 में 31,000 प्लस हुआ है और क्रेडिट में कुछ था नहीं, तो वही 31,000 बैलेंस हो गया। अब 31 के बाद डेबिट में कुछ है नहीं, तो वो प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 4600, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 31,000 माइनस 4600, योर बैलेंस वुड बी 26,400। ठीक है, ये किन किन अकाउंट्स के, एसेट वाले अकाउंट्स के, एक्सपेंस वाले, ड्राइंग्स वाले और लॉस वाले,
इन सब के लेजर्स इसी तरह बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक बैलेंस ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 3 के बाद अगर 1, 3, 21, 24, इसमें इसके बाद 21 तारीख आएगा। 21 को क्या हुआ, रेंटल इनकम की वजह से हमारे पास कितने पैसे आए हैं, 480, जो कि डेबिट होंगे। तो देखें अब 40, इससे पहले बैलेंस 26400 था, उसमें मैं प्लस करूंगा डेबिट, तो प्लस 480, और क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो यही इसका बैलेंस हो जाएगा 26880। इसके बाद कौन सी तारीख आ रही है, 24 को क्या हुआ, वैन अकाउंट मेरा, उसकी वजह से मुझसे पैसे गए हैं, मैंने गाड़ी खरीदी है तो मेरे बैंक से पैसे चले गए ना, तो मेरा बैलेंस कितना था 26880, प्लस डेबिट में तो कुछ है नहीं तो ना लिखो, माइनस उसमें है तो 16400, तो इसका बैलेंस निकला है आखिर में 10480। और अगर इन दोनों के बैलेंसेस को हम टेली करेंगे तो देखें इस इंट्री, सारी इंट्रियों के बाद का बैलेंस बिल्कुल ये और ये सेम है। लेकिन इस लेजर का ये फ़ायदा है कि इससे आपको हर इंट्री के बाद बैलेंस पता चलता है। ठीक है, तो मार्केट में जब आप फ्यूचर में जॉब्स करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप लेजर्स लिस्ट फॉर्म में इस तरह बनाते हैं, ट्रिपल कॉलम लेजर्स, 1, 2, 3, इसमें डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस होता है, तो ट्रिपल कॉलम लेजर्स इसको कहते हैं। और मार्केट में बैंक्स शेंक्स जितने भी है सब ली लेजर बनाते हैं। मैंने जो प्रैक्टिस के दौरान जितने भी ऑडिट्स किए हैं, जितनी कंपनीज के लेजर बनते थे इसी फॉर्मेट में बनते हैं। लेकिन गवर्नमेंट वाले अदारे जो हैं वो अभी भी टी फॉर्म में बना रहे हैं, लेकिन कंपनीज जो है वो लिस्ट फॉर्म में बना रही। आप अपने अब्बू का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ज़रा देख लें, अपने अब्बू से कहें ज़रा मुझे बैंक स्टेटमेंट का निकाले के दें। जब आप उनका स्टेटमेंट देंगे तो बैंक भी डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस की शक्ल में यही चीज़ बनाती है, उनका स्टेटमेंट भी इसी शक्ल में लेजर बनता है। अच्छा, तो एसेट एक्सपेंस ड्राइंग और लॉस के शक्ल में ये फार्मूला चलता है, बैलेंस के साथ डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है। लेकिन इसके अलावा जो लेजर है, कैपिटल, लाइबिलिटीज़, सेल या इनकम के जो लेजर्स हैं सारे, उनमें बैलेंस के साथ क्या होता है, डेबिट माइनस होता है जो डेबिट चीज़ें हो, और प्लस होता है क्रेडिट। ठीक है ना, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जिस तरह इनके रूल्स एक दूसरे के उल्टे हैं जर्नल में, इसी तरह लेजर में, ट्रिपल कॉलम लेजर में इनके प्लस माइनस एक दूसरे के उल्टे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें कैपिटल का लेजर, या मैं कैपिटल का लेजर अगर बनाऊं, देखिए ये कैपिटल अकाउंट हमने जो बनाया था, तो वो कैसे बनेगा, कैपिटल का अगर लेजर बनता हो तो वो हम इस तरह बनाएंगे। देखिए हमने लेजर का नाम होगा कैपिटल, इसके नीचे यहाँ पे डेट होगा, बिल्कुल सारा लेजर सेम होगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट के बाद क्रेडिट, इसके बाद बैलेंस, सब कुछ सेम, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का तरीका बदल जाएगा। देखें इसका भी तारीख 2024 अगस्त 1 को एंट्री हुई है, बैंक की वजह से मेरा ये लेजर क्या, इसका ओपनिंग बैलेंस 0, हमेशा लेजर का ओपनिंग बैलेंस 0 होता है जब कारोबार नया बना हो, लेकिन अगर पुराने कारोबार हो तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं बैलेंसेस। अच्छा जी, वो जब आप अगले सवालात हल करेंगे, आगे एडवांस जाएंगे, तो ये आपके कैश बुक वगैरह में क्लियर हो जाएंगे। तो 1 तारीख को मेरे 31,000 रुपये बैंक की वजह से क्रेडिट हुए हैं, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस 31,000 रुपये होगा। लेकिन ये इस केस में इसके साथ छोटा सा यहाँ पे DR लिखा होता है हर एंट्री के साथ। ये डेबिट बैलेंस है, ये सारा अभी बैलेंस जो है वो डेबिट चल रहा है ना, तो जब भी बैलेंस हो इसके साथ DR लिखा होता है, क्योंकि ये बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ छोटा सा CR लिखा होगा, ताकि हमें पता चले कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसके बाद एक और एंट्री हुई है, कैश की मद में हमने 4,000 रुपये इसमें डाले हैं, तो मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली 35,000 रुपये पहुँच जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला है कि क्रेडिट बैलेंस के साथ 31,000 के साथ क्रेडिट हमेशा प्लस होता है 4,000। उस केस में यहाँ पे ये वाली चीज़ें माइनस हो रही थी ना, ये वाली प्लस हो रही थी, लेकिन ये जो क्रेडिट लेजर्स हैं इसमें क्रेडिट वाली चीज़ें प्लस होती है और डेबिट वाली माइनस होती है, तो इसका बैलेंस 35,000 क्रेडिट का बैलेंस है। तो ये पर्चों की हद तक ये आपने ये लेजर्स नहीं बनाने, ये जब आप बड़े होंगे जॉब्स करेंगे तो उसमें आप इस तरह के लेजर्स बनाएंगे। लेकिन अभी पर्चों की हद तक यही फॉर्मेट चलता है और यही हम बनाते हैं। ठीक है,
होपफुली आज हमने क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस भी सीख दिया। ट्रायल बैलेंस के साथ ट्रिपल कॉलम लेजर्स जो हैं, जो मार्केट में फ्यूचर में आप बनाएंगे तो वो सीखें। होपफुली आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।